जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साथियों। साथियों, चुनाव धीरे धीरे अपने शवाब की तरफ बढ़ रहा है। चौतरफा तमाम राजनीतिक दल, तमाम कैंडिडेट अपने अपने समर्थन में वोट मांगने के लिए जनता के बीच में उतर रहे हैं। लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में ना जाकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस के माध्यम से बड़ी रैली करके, बड़ी जनसभा करके और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हीं को दिखाता है और मीडिया भी उन्हीं को दिखाता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया हमें तो बुलाता नहीं है उस डिबेट में जहां ये तीनों राजनीतिक दल बैठ के बातें कर रहे होते हैं और मेन मुद्दों पे बात नहीं करते। रोजगार, ठेकेदारी, महंगाई, शिक्षा, जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करते, बस हवाई बातें करते हैं। फ्री 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 फ्री, मुफ्त मुफ्त। और ये दोनों पार्टियां मुफ्त के ये लड्डू या ये जो कह रहे हैं रेवड़ियां ये बांट रहे हैं भयंकर तरीके से। मुझे ये इसमें बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। ये फ्री का जो ये प्रलोभन दिया जा रहा है और जनता उस झांसे में आ रही है, उसमें फंस रही है। ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। कोई बड़ा ये कानून इस तरह का कोई लाने वाले हैं कि जिससे कि देश की जनता का बहुत नुकसान होने वाला है। और ये नूरा कुश्ती हो रही है पूरी तरह। मैं अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था क्योंकि मुझे दो दिन से समय नहीं मिला। हेल्थ मिनिस्ट्री के हमारे कुछ ठेकेदार के कामगार हैं 25-30 जो वर्षों से काम कर रहे हैं। उनको बोल दिया गया है कि भैया 30 तारीख से तुम्हें नौकरी पर हटा देंगे, नया ठेकेदार आ रहा है। तो उनकी कानूनी कार्रवाई में मैं लगा हुआ था। अभी फ्री हुआ, उनके तमाम नोटिस ये वो सब कोर्ट के सब मैंने करके तैयार। 2 दिन से मैं उसी चक्कर में लगा हुआ था, तो इसलिए मैं ज्यादा देख नहीं पाया कुछ चीज। तो मैं सुन रहा था केजरीवाल को। केजरीवाल ऑटो वालों की बात कर रहा है, केजरीवाल अब धोबी समाज की बात कर रहा है, केजरीवाल पुजारियों की बात कर रहा है, केजरीवाल फ्री 2100 रुपये देने की बात कर रहा है, केजरीवाल अब दूसरे लोगों की बात कर रहा है, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। तो इसका मतलब इसने 10 साल में कुछ किया नहीं। अगर ऑटो वालों को अब इसको याद आई है 10 साल बाद, तो इसका मतलब ऑटो वालों के लिए कुछ काम नहीं किया इसने 10 साल में। अगर इसको याद आई है अभी धोबी समाज की वेलफेयर बोर्ड बनाने की, तो इसका मतलब इसने काम नहीं किया SC/ST की अनुसूचित जाति के लिए दिल्ली में। और भी जो मुद्दे हैं ये सबको बुला बुला करके, बिठा बिठा करके, एक एक दो प्रतीकात्मक नेता बुला के पूरे समाज की बात करवा रहा है। तो इसका मतलब इसने काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। नहीं तो ऐसे एक एक दो प्रतीक में बुला के एक एक जातियों के आदमी, कोई ऑटो वाला, कोई किसी जाति का, कोई किसी धर्म का, पकड़ के बिठा करके और उनसे कहलवाना जी पूरा समाज तुम्हारी तरफ है। भाई जिसको बिठा रहा है उसको पूछ तो लो, एक वोट भी आएगा अपने बल पे, निर्दलीय लड़ दे हमारी जैसे, तब पता चल जाएगा पूरा समाज वोट कर रहा है या कौन कर रहा है।
ये तो पार्टियों से टिकट मांगते हैं जो पार्टी के टिकट से वोटों से जीत जाए। समाज तो इनको जानता ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग बैठे थे वहां समाज के, भौतिक समाज के, जिनको हम जानते ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं पिछले 40 साल से, और दिल्ली में मुझे तमाम सामाजिक नेता जानते हैं, किसी भी जाति धर्म के हो। तो ये प्रतीकात्मक राजनीति छोड़ो भाई केजरीवाल जी, आप ये बताओ आपने किया क्या? दारू बांटी, एक के साथ एक फ्री, आपने सरकारी ठेके बेचे, आपने SC ST का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए निजीकरण किया। वो तो शुक्र मनाओ आपकी उसमें भ्रष्टाचार में फंस गए तो वापस सरकारी हो गए। तो आपने तो दारू बांटी दिल्ली में, शराब बांटी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मेन विपक्षी दल है बीजेपी, वो केजरीवाल के दारू की बात को क्यों नहीं उठा रहा है कि इसने दारू बांटी। यहां भी नूरा कुश्ती हो रही है, यहां भी एक दूसरे को कि भैया तू जीते मैं जीते, हैं तो RSS के दोनों बच्चे। केजरीवाल ने अभी 10 दिन पहले RSS चीफ मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखी। उससे पहले बीजेपी बहुत आक्रामक थी इसके केजरीवाल के ऊपर, लेकिन जब से RSS को चिट्ठी लिखी है इसने, उसके बाद से बीजेपी ठंडी हो गई है। बीजेपी ने इसके खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ था शराब को लेके, दूसरी चीजों को लेके, वो बात नहीं कर रही है। इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हैं। तमाम चीजें समझने की हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, मजदूरों के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल के टाइम पे 10 साल के पीरियड में दिल्ली के कारखानों में बड़ी बड़ी आग लगी और कई मजदूर जल के मरे हैं, दर्दनाक उनकी जल के मौत हुई है। और वो मौत नहीं, वो हत्या है, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासनिक घूसखोरी के चलते उन कंपनी मालिकों को पूरी तरीके से छूट दी हुई थी। लेबर डिपार्टमेंट ने, फायर डिपार्टमेंट ने, कि वो मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना करके, बाहर से ताले मार मार करके, और तमाम किसी भी तरह की वो रूल्स रेगुलेशन ना फॉलो करके उनसे काम करवाते थे। गैर कानूनी काम, गैर कानूनी तरीके से उनसे काम करवाते थे। नरेला में आग लगी, अलीपुर में आग लगी, करोल बाग में तो एक होटल में आग लग गई थी जिसमें वो कस्टमर भी जल के बेचारे मरे। दर्दनाक हत्याएं हुई उनकी। वो मौत नहीं, हत्याएं हैं। अगर इतना अच्छा प्रशासन आप चला रहे होते तो भाई ये सब चीजें क्यों हुई? लालाओं को छूट, खुली रूप में लालाओं को छूट। दिल्ली में मिनिमम वेजेस 18,000 रुपए कर दिया। अभी पीछे बहन जी आतिशी जी कह रही थी हमने 500 रुपए बढ़ा दिए, 500 रुपए मिनिमम वेजेस में मजदूरों के। भाई कागज में तो बढ़ा दिए, मैं तो खुद ट्रेड यूनियन नेता हूं, रोज मेरे पास केस आते हैं। मगर वो आपके दिल्ली में कारखानों में, ठेकेदार, फैक्ट्रियों में, होटलों में, हॉस्पिटलों में, सरकारी दिल्ली सरकार के महकमों में वो मिनिमम वेज तो नहीं दे रहे, न्यूनतम वेतन तो नहीं दे रहे हैं उनको। 10,000, 12,000, 8,000। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में सुनने में 6-6, 7-7 हजार रुपए में महिलाएं काम करने को मजबूर हैं। तो लागू तो नहीं हुआ, वो आपने बढ़ा तो दिए 500 रुपए, लेकिन वो कागज पे बढ़ाए, मिनिमम वेजेस तो नहीं मिल रहा है। अभी हमने हड़ताल करवाई थी, हड़ताल हुई थी, धरना करवाया था नारायणा में। हमारे वर्कर 30 वर्कर निकाल दिए थे मजदूर। उसने एक मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो MCD का काम लेती है, ठेका। जब मजदूरों ने उससे कहा कि हमारा मिनिमम वेजेस तो दे दो भाई, तो हमारे 30 कर्मचारी निकाल दिए।
हमने 70-75 दिन की वहां पर धरना दिया वहां पर, लेकिन कोई प्रशासन सुनने को राजी नहीं। फिर हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में लगाया कि मिनिमम वेज तो दिलवाओ भाई हमें। नई दिल्ली इलाका, नारायणा का मुख्य पोश इलाका, वहां पर मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हो, डींगे हाँक रहे हो, जो हमने सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस दे दिया। कहां दे दिया भाई? सिर्फ कागज में। लागू कौन करवाएगा उसको? इंस्पेक्टर कहां है? आपके लेबर इंस्पेक्टर कहां है? अब आपका लेबर डिपार्टमेंट क्यों नहीं इंस्पेक्शन कर रहा है? भाई मिनिमम वेज तो दे दो, हमारा मेहनताना तो दे दो। ये तमाम मुद्दे हैं। अभी वो गिनवा रहे हैं, एक रैली चल रही है, पता नहीं नजफगढ़ कहां चल रही है। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने किया क्या या आप क्या करोगे भविष्य में। वो बता रहे हैं, वो गाली गिन के लाए जी, बीजेपी वालों ने गालियां दी हैं, वो भौंदी भौंदी गालियां वहां पर। हमारी बहन बेटियां भी वहां बैठी हैं उनके सामने, क्या क्या वो गालियां बक रहा है, और केजरीवाल अपनी गालियां पढ़ के सुना रहा है। भाई अनुसूचित जाति का हमारा 20,000 करोड़ रुपया कहां है भाई? केजरीवाल जी 10 साल का बताओ। मेरे नौजवानों का पैसा है भाई, वो मेरी माताओं बहनों का पैसा है, उनकी तरक्की का पैसा है, उनके काम का पैसा है, उनको छोटे छोटे रोजगार खुलवाने का पैसा है। कहां है वो पैसा? 20,000 करोड़ रुपए। भाई जवाब तो हम लेंगे, हम चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं कि आपसे जवाब तो लेंगे हम। दिल्ली की सरकार आपके हाथ में है, आप थे। हमें 20,000 करोड़ बताओ भाई। हमारा एक भी अनुसूचित जाति का ऐसा परिवार नहीं बसता जिसको 5-5, 10-10 लाख रुपए दे करके उनके छोटे छोटे काम नहीं खुलवा सकते थे। आराम से खुल सकते थे। वो आराम से 40-50 हजार रुपए, लाख रुपए कमाते महीने का। वो तुम्हारी 500 रुपए की बिजली भी खरीद लेते, वो बढ़िया बढ़िया मिनरल वाटर भी खरीदते। आपका पानी तो इतना गंदा आ रहा है। अभी मैं दिल्ली कैंट के कई इलाकों में गया, पुराना नांगल, इतनी बड़ी पुरानी वो गांव है, वहां पर पीने का वो मीठा पानी नहीं है। उन्होंने कहा जी यहां पर ये वो करके चले गए थे उद्घाटन, आज तक वापस नहीं लौटे। पीने का साफ पानी नहीं है वहां पर। तो भाई आपने किया क्या? अभी मैं जिस घर में रहता हूं, इस महीने बिजली का बिल 4600 रुपये है। 4600 कह रहे हैं फ्री, और मैं मेरी वाइफ रहते हैं दोनों बस। 4600 रुपये बिजली का बिल। वो भी हमने हीटर वीटर चला लिया, ठंडी थी गर्मी का, उसके गर्म करने के लिए रूम। 4600 रुपये फ्री कहाँ भाई? बिजली फ्री कहाँ है? तो 4600 रुपये आ गया बिल। पता नहीं कौन से वो बिल फ्री हैं। और जिनको मिल भी रहे हैं बेचारे गरीब, एक भला वे कुछ चलाते हैं छोटा मोटा, तो वो फ्री थोड़ी है। वो तो दिल्ली सरकार उनकी उसकी एवज में पैसा भर रही है, हमारा पैसा भर रही है। जो 20,000 करोड़ रुपए मेरे बच्चों का, मेरे नौजवानों का, मेरी माताओं बहनों का पैसा था, वो तुम वहां बिजली कंपनियों को दे रहे हो वहां पर। वो तो मेरा पैसा दे रहे हो, फ्री कहां है? तुमने उनको तो फ्री कर दिया, लेकिन मेरा पैसा कहां भाई? SC ST के सवालों पे बात नहीं करोगे, मजदूरों के सवालों पे बात नहीं करोगे, महंगाई के सवाल पे बात नहीं करोगे, आपने नौकरियां कितनी दी 10 साल में दिल्ली में, इस पे बात नहीं करोगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री DTC, अब 2100 दे दूंगा। कौन सी दिशा में आप लेके जा रहे हो भाई? संविधान पढ़ो। संविधान में मेरा तो अलग अधिकार है ना SC ST का। मेरी नौकरियां, मेरा बजट, मेरे लोगों को जमीन, घर, उनकी कॉलोनियों में बेहतर विकास, पुस्तकालय, एजुकेशन, इसका जवाब दो। कितना किया तुमने हमारे लोगों के लिए? विशेष कौन सी पॉलिसी बनाई? मैं आम आदमी नहीं हूं इस देश का, मैं इस देश का विशेष आदमी हूं। मेरे अलग संवैधानिक अधिकार है संविधान के अंदर। आज एक एडवोकेट साहब आए मुंबई से, हिंदुस्तान जनता पार्टी उनकी पार्टी थी, पुरानी पार्टी। आए वो, एक विंग कमांडर साहब भी आए, मुझे मिलने आए। मैं मिला उनसे, चाय पी उनके साथ।
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, कह रहे जी आप हमारे साथ काम, हम आपको समर्थन करेंगे। मैंने ठीक है धन्यवाद आपका, लेकिन ये तो बताओ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में के माध्यम से मिला हुआ है, तो नहीं बता पाए। भाई जब आप हमारे अधिकार को नहीं कोई बता पा रहा है, संविधान में हमारा अधिकार कहां, कौन से उसमें अनुच्छेद में है, तो आप हमारी बात ही नहीं करोगे, मैं आपके साथ आके क्या करूंगा। संविधान में मेरा अलग बजट है, अलग नौकरियां हैं, अलग जमीन बंटवारा है, दुकानें हैं, बिजनेस है, शिक्षा है। भाई कौन सी पार्टी ने दिया, बताओ, जवाब दो, तभी तो तुम्हें हम वोट देंगे। हमारे लोग बेफजूल में झंडे उठाए घूम रहे हैं इनके। भाई क्यों घूम रहे हो भाई, थोड़ा वोट के उसकी थोड़ी तो इज्जत रख लो अपने वोट की। ये वोट तुम्हें किसी आदमी ने अपना सब कुछ परिवार त्याग करके, कुर्बानियां दे करके, भारी कुर्बानियां चुका करके अपने जीवन की, तब तुम्हें दिया है वोट का अधिकार। उस आदमी की कुर्बानियों की तो तुम कम से कम लाज रख लो। ऐसे ही किसी को भी डालाते हो, जिसको जो हमारा दोस्त है, शत्रु है, कौन है, इस चमक धमक में इन पार्टियों के उसमें झंडे उठाए घूम रहे हो बेफजूल में। ये तमाम राजनीतिक दल, तीन बड़े दल दिल्ली में, एक तो खैर 4% पे आ गया, अब तो और खिसकने वाला नीचे 2%, 1.5% पे कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। एक मुझे कोई स्टेटमेंट दिखा दे, एक इनका वक्तव्य दिखा दे कि जो इन्होंने कहा हो कि हम अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों को लागू करेंगे। एक स्टेटमेंट इनका बता दो, एक स्टेटमेंट इनका बता दो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुखियाओं का। इन्होंने कहा हो कि हम दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। एक स्टेटमेंट बता दो कि हम पीछे नहीं दे पाए नौकरियां, हम आगे 5 साल में नौकरियां देंगे। एक स्टेटमेंट, कुछ नहीं। शीश महल, राजमहल, फ्री बिजली, फ्री पानी, 2100 रुपए, 2500 रुपए, 1100 रुपए। भाई मेरा रोजगार बताओ, 50,000 रुपए का मेरा रोजगार जो संविधान में कहां पर है, क्यों नहीं दिया मुझे रोजगार। मेरे हिस्से का बजट का पैसा बताओ कहां है, बताओ केजरीवाल साहब और केंद्र सरकार। मेट्रो में सैकड़ों दुकानें, हर मेट्रो स्टेशन पे तुमने दुकानें सबको बांट दी, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की कहां है दुकानें, मुझे बताओ कितने लोग अनुसूचित जाति को दी। सब में हिस्सा है। आर्टिकल 44 SC ST और दुर्बल वर्गों की आर्थिक उन्नति, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष कायदे कानून बनाए जाएंगे। कहां है भाई, क्या बनाया तुमने बताओ 10 साल में। उल्टे मैं बताता हूं कि केजरीवाल ने देश का पहला ये राजनेता हो गया जिसने डायरेक्ट अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन खत्म किया दिल्ली में। स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी 2020 में बनी दिल्ली सरकार की, उसमें अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन नहीं लागू किया है, केजरीवाल ने डायरेक्ट खत्म कर दिया। मैंने चिट्ठियां लिखी, विरोध किया, प्रदर्शन किया, सब ऑन रिकॉर्ड है, आज तक जवाब नहीं दिया। और उस स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी में केजरीवाल 10वीं 12वीं पास जनरलों को मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा, कंप्यूटर इंजीनियर बनाएगा, डिप्लोमा देगा। भाई हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों को नहीं बन सकते क्या 12वीं पास 10वीं पास, वो कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वो उनको डिप्लोमा मिल जाएगा तो वो भी लाखों कमाएंगे ना। लेकिन उनका रिजर्वेशन नहीं दोगे भाई, उनको नहीं आप करोगे, नहीं उनको पढ़ाओगे, किसी हालत में नहीं पढ़ाओगे।
केजरीवाल पहला आदमी होगा जिसने 2022-23 या 2021 इन्होंने जो हमारा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान का जो हमारा पैसा अलग हेड में आता था, उस हेड को ही खत्म करके जनरलाइज कर दिया। ये टेक्निकल बात है, बहुत लोगों को तो समझ में भी नहीं आएंगी मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने इसको विरोध किया, चिट्ठियां लिखी। ऐसा क्यों कर दिया? सोशल उसमें डाल दिया, हमारे उसमें फंड के साथ, जिसमें दिव्यांग, बुजुर्ग, महिला, उनके साथ क्लब कर दिया। जबकि हमारा शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान का अलग हेड है हमारा, वहां से हटा दिया। हमारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। आज भी 2-3 जमूरे जाकर के वहां पर समाज के नाम पर हम जी जीतने की गारंटी दे रहे हैं आपको। ये 2-4 प्रतीकात्मक, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जिनको पता नहीं दिन दुनिया का, वो अपनी पिक्चर चमकाने के चक्कर में इधर उधर। पूरा समाज नहीं हो भाई तुम। समाज के नाम पर मत दो किसी को समर्थन। अपने जो लोग गए अपने और अपने परिवार के नाम पर दो समर्थन। अगर समाज के नाम पे समर्थन दे रहे हो तो समाज की चिट्ठी साइन करवा करके, समर्थन का चिट्ठी साइन करवा करके, लिखवा करके तब दे के आओ, तब समझ में आएगी। गुमराह करते हो समाज को, धोखा देते हो। अभी मुद्दों की लड़ाई है, हम मुद्दों की लड़ाई कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, बताओ भाई, हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हो? झुग्गी झोंपड़ी का नाम ले रहे हो, हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हो भाई? अनुसूचित जाति वालों का नाम क्यों नहीं ले रहे हो भाई? हमारे हिस्सेदारी, हमारा पैसा, हमारी नौकरी, हमारा बजट बताओ कहां है? उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब दो ना भाई, क्यों नहीं दे रहे हो? अभी झुग्गी झोंपड़ी वालों करा रहे भैया, झुग्गी झोंपड़ियां तुम्हारे लूट लेंगे, फलाना है, यहीं रहो। मतलब नालों के ऊपर ही छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियों में भी अमानवीय तरीके से रहे हम। उन झुग्गी झोंपड़ी वालों को ये मत बोल देना कि 100-100 गज के प्लॉट दूंगा, मकान बना के दूंगा, बेहतर मैं लाइफ स्टाइल दूंगा तुम्हें। आज मेट्रो है, हम वहीं पर क्यों कहीं झुग्गी झोंपड़ी और नालों के ऊपर ही क्यों उस गंद में रहे भाई? 100-100 गज के प्लॉट दो, बना करके दो, साथ में नौकरी दो। नहीं, जहां झुग्गी वहीं मकान, वहीं रहना, जहां झुग्गियां सारी नालों के ऊपर हैं। हमारे लोग भी बड़े खुश, हाँ जी यहीं झुग्गी यहीं मकान। अरे क्यों भाई? इनसे मांगो 500-500 गज, 200-200 गज, 300-300 गज की जमीन मांगो। हमारे बच्चे भी तो बेहतर रहे, उनके ड्राइंग रूम रहे, उनके भी स्टडी रूम रहे, उनके लिए भी अलग अलग कमरे रहे, उनके लिए भी जब वो पार्क हो सामने, हमारे भी गाड़ी खड़ी होने के लिए पार्किंग हो। क्यों झुग्गी झोंपड़ियों को, क्यों बेचारों को धोखा दे रहे हो? वो बेचारे डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? हमें क्यों नहीं दे रहे हो? जमीन क्यों नहीं दे रहे हो? मकान क्यों नहीं दे? बेहतर जीवन क्यों नहीं दे रहे हो? हमें अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? ये फ्री की बैसाखी हमारे ऊपर क्यों लगा रखी है, हमारे लोगों पर? भाई हमें तुम्हारा फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें 50,000 रुपए की नौकरी की गारंटी दो हमारी। ठेकेदारी खत्म करके हमें पक्के कर दो, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्के कर दो। 50,000 रुपए पगार मिलेगी, हम कर लेंगे, बेहतर जीवन जी लेंगे। हमें तुम्हारा फ्री कुछ नहीं चाहिए। ये फ्री तो आज हो गया है, 10 साल 5 साल से इसने नई राजनीति के नाम पर फ्री की है, भीख के इस कटोरा इसने पकड़ा दिया। उससे पहले हमारे बाप दादाओं ने अपनी मेहनत करके हमें पाल पोस के बड़ा किया परमानेंट नौकरियों से। उस समय कौन सी बिजली फ्री थी, कौन से पानी फ्री थे? आज की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, रोजगार नहीं मांग रहे हैं।
इसकी फ्री बिजली पानी के चक्कर में इसकी बातों में आ रहे हैं, और जो दूसरे भी कह रहे हैं वो भी, उनकी फ्री हमें चाहिए नहीं भाई। सारी पार्टियां आ जाओ और हमारे रोजगार की बात करो, हमारे अधिकार पे बात करो। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, सदियों सदियों से हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करके खाया है। हमें मुफ्त की और हरामखोर की नहीं चाहिए, हरामखोरी की। हमें हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा बजट दो, हमारी छोटी छोटी दुकानें खुलवाओ, 10-10, 20-20 लाख रुपए लोन दे करके हमारे नौजवानों के व्यापार खुलवाओ, उनको आत्मनिर्भर बनाओ। तुम्हारी फ्री बिजली पानी से क्या बेहतर जीवन हो पाएगा? क्या हमारे नौजवान बेहतर जीवन जी सकेंगे? अपने लिए घर मकान बना सकेंगे? गाड़ियां ले सकेंगे? क्या वो देश विदेश में घूमने जाया करेंगे? क्या अपने परिवार को, मां बाप को, भाई बहनों को, क्या वो कुछ मदद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उनकी जेब में कुछ नहीं है। मैं जिस भी घर में जा रहा हूं पूछ रहा हूं, भाई एक नौकरी मिली तुम्हें? नहीं जी, नौकरी तो नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। नौकरी दो भाई, हम खरीद लेंगे बिजली पानी सब। मुफ्त नहीं चाहिए हमें तुम्हारा। हमें हमारा संवैधानिक अधिकार दे दो, जो हमारा हिस्सा है। साथियों, अब कल से, आज हमारा सुल्तानपुर माजरा में हमारे दीपक कुमार जी ने कैंडिडेट, उन्होंने आज अपने प्रचार का शुरुआत कर दी है। आज उन्होंने पूरा दिन डोर टू डोर कैंपेन किया हमारे साथियों ने मिलके। कल दिल्ली कैंट में भी कल विधिवत प्रचार शुरू होने जा रहा है। जम के लड़ेंगे इनके साथ, जम के लड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, लड़ेंगे जम के, खूब आवाज उठाएंगे, पूछेंगे सवाल इनसे। हमें इनके बस की हराना नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे पास हारने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो इसलिए जम के लड़ेंगे। हमें कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ हारने को है ही नहीं। डर इनको है कि अगर ये बहुमत समाज, अगर इनका दिमाग घूम गया, इनको समझ आ गई अपने अधिकार की बात, तो इनको भारत की धरती पे जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको वोट ही नहीं मिलेंगे। जमानतें जब्त हो जाएंगी इनकी। अगर समाज को, हमारे समाज समझ आ जाए और अपने संवैधानिक मुद्दों पे इनसे सवाल करना शुरू कर दें, तो ये उल्टे पैर भागेंगे। भारत की धरती कम पड़ जाएगी इनको भागने में, क्योंकि इन्होंने हमारे अधिकार दिए ही नहीं। एक पार्टी के एजेंडे में SC ST का एक भी शब्द नहीं, एक नेता उनका, एक प्रवक्ता मैंने नाम नहीं सुना कि SC ST को हम ये करेंगे। और हमारे लोग उनके झंडे उठाए घूम रहे हैं ढोल बजाते हुए। पढ़े लिखे लोग, उनके दिमाग को क्या हो गया? इनसे पूछ तो लो, चलो ढोल बजाओ इनके, इनके साथ रहो, डेमोक्रेसी है, मगर इनको बोलो तो सही भाई, मेरा मेरा इसमें मुद्दा कहाँ है? तुम्हारे प्रचार में, इसमें मैनिफेस्टो में, तुम्हारी जबान पे SC ST का नाम क्यों नहीं आता भाई? क्यों नहीं तुम्हारा ठेकेदारी के विरुद्ध तुम्हारा आवाज खुलती? क्योंकि हमारे तो लोग काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा ठेकेदारी में। 4th क्लास कर्मचारी तो हमारे ही है ना, SC ST के। उन्हीं का तो शोषण कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं। कच्चे कर्मचारी हमारे MCD में, बताओ, कच्चे कर्मचारी रिटायर होने, कच्चे कर्मचारी मतलब 35 साल 30 साल उनको इन्होंने कच्चा रखा। 30 साल 35 साल पहले तो कांग्रेस थी, बीजेपी भी रही, आम आदमी पार्टी भी, बेचारे पक्के ही नहीं हुए, कच्चे रिटायर हो रहे हैं। अभी इसको समझो कि अगर वो 30 साल पहले अगर पक्का हो जाता आदमी, तो करोड़ों का होता, लाखों रुपए तो वो तनख्वाह ले चुका होता, उसके बच्चे बेहतर पढ़ाई कर चुके होते, घर मकान होते, सारी सुविधाएं होती, क्योंकि उनको परमानेंट तनख्वाह मिलती, परमानेंट सुविधाएं मिलती। इन्होंने कितना लॉस किया उसका बेचारे का, कि जिनको कच्चा रखते हैं ये, कि उनको परमानेंट नौकरी से, परमानेंट तनख्वाह से, परमानेंट वेतन से
परमानेंट की जो कानूनी सुविधाएं, फैसिलिटीज, उनसे वंचित रख दिया, लूट लिया उसको। जो उसको 50,000 पगार मिलती, तुमने 10,000 रुपए दिए उसको। उसका बोनस, एरियर, उसकी सीनियरिटी, उसकी प्रमोशन, उसके बच्चों की पढ़ाई, बेचारे अनपढ़ रह गए। 10,000, 8,000 में बेचारे क्या तो खाएं, क्या करें। हमारे नेता बहुत बोलते हैं पढ़ो पढ़ो। अबे कहां से पढ़ो, क्या पढ़ो? भूखे पेट कोई पढ़ाई हो रही है? यहां खाने के लाले हैं, किराए के मकान को वो आधे पैसे तो किराए का मकान वाला ले जाता है। झोपड़ी में भी 2,000, 3,000, 4,000 से कम कौन सी झोपड़ी मिल रही है किराए पे? इनके मुद्दों की लड़ाई अब हम जम के पकड़ लिया और ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध का नारा हमारा है। इनसे सवाल पूछेंगे। समाज के जो लोगों को भी समझ आ रहा, चाहे कहीं के भी हैं, जरूर नहीं कि जहां हम लड़ रहे हैं वहीं क्यों, आवाज उठानी शुरू कर दो आवाज उठानी। बताओ हमारे संविधान में जो हिस्सा है, पहले तो ये बताओ भैया, तुम पार्टियों, तुम हमें अपनी पार्टी में रखना चाहते हो, रख रहे हो, या हम तुम्हें समर्थन कर रहे हैं, तो पहले ये बताओ कि संविधान में SC ST के अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में लिखे हैं। क्योंकि तुम जब भी तो काम करोगे जब तुम्हें पता होगा मेरे अधिकार क्या है। मैं जबरदस्ती तुम्हारे झंडे उठाए घूमूं, तुम्हारी दरी बिछाऊं? क्यों बिछाऊं भाई? बाबा साहब ने इसलिए वोट का अधिकार दिया था, चुनाव लड़ने का, पार्टियां बनाने का। कितने अधिकार होके भी मैं इन पार्टियों के मैं झंडे उठाऊं, इनकी दरियां उठाऊं और अपने अधिकारों को खत्म करवाऊं, इसलिए वोट दिया था। तो हमारा प्रचार, हम इस जन जागरण को हम चला रहे हैं, इस चुनाव लड़ने के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, चुनावों के माध्यम से। बहुत कामयाबी मिली है, ऐसी बात तो नहीं है। बहुत सारे नौजवान खड़े हो गए हैं, बहुत सारे लोग हमें समर्थन करते हैं, आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, हमें वैसे भी मोरल सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे साथ आकर के प्रचार में भी काम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया समाज मतलब खड़ा हो रहा है जबरदस्त तरीके से। हमने इनका कर्जा देना है या हमारे मामा लगे हैं कि हम बार बार इन्हीं को हम सत्ता में बिठा दें? वोट हमारा है, हमारा नेता बनेगा। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा नेता बनेगा। वोट हमारा है तो नेता भी हमारा होगा। पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा नौजवान आज आ गया है, वो गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। खुद बनो, अध्यक्ष बनो, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर बनो। ये 3 पोस्ट पे नहीं रखते हैं हमारे लोगों को। चौथा प्रवक्ता भी नहीं बनाएंगे कभी। इन 4 पोस्टों पे कभी नहीं रखेंगे हमारे लोगों को, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की पावर है टिकट बांटने की। साइन करते हैं, मस्त टिकट बांटेंगे, ऑर्डर जारी करेंगे। और खजांची खजाने पे नहीं बिठाएंगे जिसमें कि ये पार्टियों के टिकट बेच बेच के पैसा लेते हैं, कंपनियों से पैसा लेते हैं, चंदे आते हैं, लाखों करोड़ रुपया उनमें अकाउंट में है। वो तुम्हें आस पास भी नहीं फटकने देंगे। अपने ही हाथ में 3 पोस्ट रखेंगे और तुम्हें कहेंगे जाओ SC ST सेल के नेता बन जाओ। और हमारे लोग भी बड़े खुश SC ST के, मैं चेयरमैन, मैं वाइस चेयरमैन, मैं फलाना, मैं ढिकड़ा। कब नेता बनोगे यार? कब तुम नेता बनोगे? कब अपने वोट के अधिकार को समझोगे? कब बाबा साहब द्वारा दिए गए तुम्हें पार्टी संगठन बनाने के अधिकार को समझोगे? कब अध्यक्ष बनोगे? कब तुम साइन करोगे? कब तुम साइन करके उनका चयन करोगे, कैंडिडेटों का, उनको टिकट बांटोगे? कब तुम लाखों करोड़ों रुपए के चेक साइन कर करके तुम पेमेंटें करोगे? कब? तुम्हें अच्छा कभी ये लगता नहीं कि यार हम इन पोस्टों पर जाएं? कब तुम पार्टियों के प्रवक्ता बन के टीवी पे बैठोगे और रोज टीवी पर आओगे? कब आओगे भाई? कब? तुम्हारा मन नहीं करता कभी? भाई मैं तो तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं।
जागते रहो कार्यक्रम के माध्यम से और चुनावों के माध्यम से। जब मीटिंगें होती हैं, जहां होती है, मैं तो बोलता हूं भाई राजा बनो भाई, राजा। बाबा साहब ने कहा था ये तुम्हें मुफ्त बहुत कुछ दे देंगे मुफ्त, लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं देंगे। मुफ्त दे देंगे लेकिन तुम्हारे संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे, तुम्हें किसी हालत में नहीं देंगे। फ्री बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, राशन दे देंगे, डीटीसी में फ्री घुमा देंगे, मगर तुम्हें तुम्हारे संवैधानिक अधिकार, तुम्हारे हिस्से का बजट, जमीनें, नौकरियां, फ्लैट, दुकान, बिजनेस, शिक्षा नहीं देंगे, जिससे कि तुम ताकतवर ना बन जाओ, शक्तिशाली ना बन जाओ, इनकी बराबर आकर के ना खड़े हो जाओ। भाई आज के लिए इतना ही। सुबह मुझे जल्दी निकलना है, कल बहुत काम है। एक तो सबसे बड़ी मेरी चुनौती ये रहती है, चुनाव तो है ही है, साथ में रोज आए दिन आज यहाँ ठेकेदार ने निकाल दिया, आज उसने तनख्वाह नहीं दी, आज उसने वो नहीं किया, रोज भाग दौड़ भाग दौड़। और अभी चुनौती सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के 20-25 कर्मचारियों के ऊपर नौकरी जाने की तलवार उनकी ठेके कर्मचारियों की उनकी गर्दन पर है। 1 तारीख से उनको मना कर दिया, नया ठेकेदार रख लिया। वर्षों से काम कर रहे हैं बेचारे, अब कहाँ जाएंगे? 40 साल 45 साल माताओं बहनों की हमारी उम्र हो गई है, कहाँ जाएंगे वो बेचारे, कहाँ? और महिलाएं जाएंगी, वो रो रही हैं, भाई साहब कुछ करो। क्या करूं भाई, फिर भी कर रहा हूं, कुछ ना कुछ कर रहा हूं। तो इसीलिए दोस्तों साथियों दुख बहुत है। राजनीतिक प्राप्ति करो, राजनीतिक पावर लो बिना इन पार्टियों के, क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस हैं। इन राजनीतिक पार्टियों में हमारे कई सारे लोग रहे, विधायक भी, मंत्री भी, एमपी भी। अभी दिल्ली से ही थे पिछली बार हंसराज हंस जी, उनके वहां पर हाजिरी भी नहीं है लोकसभा में। वो कह देते हैं जाओ मत, बन गए मस्त रहो घूमो। एक स्टेटमेंट आया था, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, उधर दिखाई नहीं देते। मैं बहुत देखता हूँ भाई, कहाँ जब लाइव चलता है संसद सत्र, हमारा आदमी कहाँ बैठा है, वो संसद में भी नहीं जाने देते। जाओ शॉपिंग करो, घूमो, हम देख लेंगे, तुम बन गए एमपी, बस मस्त रहो। तो क्या करोगे? ऐसे 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 प्रतिनिधियों का क्या करोगे? वहां ये कानून बना रहे हैं, हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि इन पार्टियों से चुन के आएंगे, उनका करोगे क्या? इससे बढ़िया है वोट मत खराब करो। पिछले 70 सालों से इन पार्टियों को वोट दे दे के तुम खराब कर रहे हो, इनको वोट दे के खराब मत करो यार। अपना कोई ईमानदार, सच्चा, स्वतंत्र, आजाद प्रतिनिधि चुन लो, जो इन पार्टियों का प्रतिबंध ना हो, इन पार्टियों का उनके ऊपर, जो कहें वो ही बात ना माने, अपनी मर्जी से कर पाए, डायरेक्ट अपने समाज के लिए बात उठा पाए, डायरेक्ट करे। आज मैं गया था एक सभा में, मैंने अपना समर्थन मांगा, मैंने, और भी लोग कह रहे थे, मैंने अपनी बात रखी। 40-50 लोग थे, उन्होंने कहा एक ने जाते हुए, भाई साहब कौन सी पार्टी से हो? मैंने कहा भारत का संविधान, आजाद, स्वतंत्र। बड़ा मजा आया, बड़ा अंदर से बोलने में भी बड़ा आनंद आ रहा था। मेरी पार्टी का नाम है भारत का संविधान, मेरे अध्यक्ष का नाम है विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उससे बड़ा अध्यक्ष कोई हो सकता है? उसकी अध्यक्षता, हमारा टिकट पहले ही साइन करके गए हूं, पता था ये पार्टियां अपने समाज का, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों का को नहीं है आने देंगी। वो पहले ही दे गए थे टिकट साइन करके। इन पार्टियों के चक्कर में मत पड़ना, मैं दे के जा रहा हूं तुम्हें
टिकट तुम्हारा साइन करके जा रहा हूं, 10 आदमी लेके चले जाना, चुनाव आयोग, पर्चा भरना, जमानत राशि भरना, चुनाव लड़ना और अपने वोट की, समाज की वोट की शक्तियों से सीधे बिना इन पार्टियों के डायरेक्ट विधायक और एमपी और मंत्री बनना और बेखौफ बिना किसी दबाव के अपने समाज का काम करना। इतनी महान सोच बाबा साहब की। और हम आजाद कैंडिडेटों को, उम्मीदवारों को, उन पे हम हंसते हैं, उनको कुछ नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग मुझे, भाई साहब पार्टी से टिकट ले लो। भाई गुलामी से टिकट लेना चाहते हो? गुलाम बनाना चाहते हो इन पार्टियों के? इन पार्टियों की गुलामी करनी होती तो मैं 40 साल पहले से ये कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता, तो कम से कम, और कुछ नहीं तो कहीं से काउंसलर तो बन करके मैं रिटायर भी हो गया होता। इतने साल से, मैं 40 साल से दिल्ली में काम कर रहा हूं। मैंने कभी इन पार्टियों को, कभी आत्मसम्मान मेरा, कभी अंदर से, आत्मा से आवाज नहीं आई कि इन पार्टियों की गुलामी करूं, कभी नहीं है। सीधे अपने समाज के लिए काम। मैं क्यों कहता हूं आपको ये सब बातें, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब समय नहीं है। जो बचा कुचा है उसको तो बचा लो भाई। अधिकतर इन्होंने तुम्हारे अधिकारों पर इन्होंने लैन खींच दी है। थोड़ा बहुत जो बच गया है उसको तो बचा लो। जहां विधायिका, विधानसभा और लोकसभा में जहां कानून बनते हैं, वहां तो एक ऐसा आदमी तो भेज दो, एक आदमी तो भेज दो जो इनसे वहां पर टक्कर ले सके। तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ जब वहां पर कोई कानून आए तो जम के वहां विरोध करे और कानून समझाए इनको, लोहा ले इनसे। एक आदमी ऐसा तो भेज दो कम से कम अपना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।